हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट के बारे में, यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, यानी व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। उसमें हमने ये देखा था कि जब दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं तो उससे जो परिणामी तरंग बनती है उसका विस्थापन समीकरण किस प्रकार से ज्ञात होता है, उसका आयाम किस प्रकार से दिया जाता है, उसका कला कोण किस प्रकार से ज्ञात होता है और उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता किस प्रकार से दी जाती है। हमने 4 इक्वेशंस पढ़ी थी गाइस। उन 4 इक्वेशंस के बेसिस पे हम परिणामी तरंग के विस्थापन को, उसके आयाम को, उसके कला कोण को और साथ ही उसकी तीव्रता को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने ये देखा था कि ये चारों ही फिनोमिनास या चारों ही फैक्टर्स जो हैं वो इंटरफेयर करने वाली तरंगों के आयाम के साथ साथ उनके बीच कला कोण पर निर्भर करता है। इंटेंसिटी की अगर बात करें तो परिणामी तरंग की जो इंटेंसिटी है वो अध्यारोपित होने वाली तरंगों की इंटेंसिटीज़ के साथ साथ उनके बीच कला कोण पर निर्भर करता है। अगर एम्पलीट्यूड की बात करें, आयाम की बात करें, तो वो अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयामों के साथ साथ उनके बीच कला कोण पर निर्भर करता है। आज के इस सेशन में हम बेसिकली उसी मैथमेटिकल एनालिसिस के आधार पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एक्सप्लेनेशन देंगे कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण गणितीय विश्लेषण के आधार पर किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बात कर रहे थे व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। ठीक है, अब इसमें हमने जो इक्वेशंस फाइंड आउट की थी, हम उन इक्वेशंस की पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी समपोषी व्यतिकरण। देखिएगा, समपोषी व्यतिकरण बेसिकली क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। जब भी तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं या फिर उनके बीच का कालांतर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई होता है तो उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं समपोषी व्यतिकरण क्या। जब समान कला में अध्यारोपित हो, समान कला से मेरा मतलब है कि कालांतर फाई का मान 0 होना चाहिए, यानी दोनों तरंगे एक साथ स्टार्ट हो, या फिर कालांतर का मान क्या हो, 2 पाई हो या फिर 4 पाई हो या फिर 6 पाई हो, इस तरह से 2n पाई हो, तो इस स्थिति में समपोषी व्यतिकरण होता है। परिणामी तरंग का आयाम हमेशा ज़्यादा प्राप्त होता है, तीव्रता भी ज़्यादा प्राप्त होती है। तो हम बात करते हैं कि परिणामी तरंग का जो आयाम हमने देखा था r, वो होता है √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये परिणामी तरंग का आयाम का समीकरण होता है। अगर समपोषी व्यतिकरण होगा तो तरंगों के बीच जो कालांतर है वो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इनमें से कुछ होगा मान लेते हैं, या फिर फाई का मान 0 होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर समान कला में तरंगें अध्यारोपित होती हैं, उस स्थिति में फाई का मान इनमें से कोई भी एक वैल्यू अपन रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 0 ही रख देता हूँ। यहाँ पर फाई का मान 0 है। इस स्थिति में r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आएगा √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos 0। ठीक है, cos 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 1। सो सिंस cos 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं। r इज इक्वल टू आ जाएगा √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। क्लियर। यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये एक फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू आ जाएगा a1 प्लस a2 और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इन दैट केस r इज इक्वल टू आ जाएगा a1 प्लस a2। मतलब समपोषी व्यतिकरण जब होता है तब परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है, और आयामों का अगर योग होगा तो परिणामी आयाम ज़्यादा होगा। यानी अगर एक तरंग का आयाम, जो हमने 2 तरंग ली थी, y1 बराबर लिया था हमने a1 साइन ओमेगा t और y2 बराबर लिया था a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। पहली तरंग का आयाम, दूसरी तरंग का आयाम, मान लेते पहली तरंग का आयाम जो है वो 5 सेंटीमीटर है और दूसरी तरंग का आयाम 3 सेंटीमीटर है, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमेशा जब भी तरंगे समान कला में अध्यारोपित होगी तो उनका जो आयाम है
वो अलग अलग तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा। यहाँ पर सिचुएशन मान लेते हैं कि जो दो तरंगें अध्यारोपित हो रही है उन दोनों तरंगों के आयाम अगर समान हो, इन दैट केस क्या आ जाएगा मेरे पास, इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, जो दो तरंगें अध्यारोपित हो रही है उन दोनों तरंगों का अगर आयाम समान हो, इन दैट केस मेरे पास क्या आ जाएगा, आयाम r बराबर a की जगह a और a2 की जगह भी a, सो a प्लस a बिकम्स 2a। तो हमारे पास परिणामी आयाम कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। यानी कि अगर दो तरंगें जिनका आयाम समान हो वो समान कला में अध्यारोपित होती है यानी संपोषी व्यतिकरण करती हैं, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास तरंग बनेगी उसका आयाम डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल। समझते हैं इसको ग्राफिकली, किस प्रकार से समझ सकते हैं ग्राफिकली अगर हम इसको समझना चाहें तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास पहली जो तरंग है वो कुछ इस प्रकार की दे रखी है, ठीक है, ये पहली तरंग है, और दूसरी तरंग जो है वो हम इससे बना देते हैं राइट वाले से। दूसरी तरंग जो है वो कुछ इस प्रकार की दे रखी है, समान कला में है, तो जहाँ से पहली तरंग स्टार्ट होगी दूसरी तरंग भी वहीं से स्टार्ट होगी। ये मान लेते हैं दूसरी तरंग है इस प्रकार से, ये दो तरंगें हैं समान कला में अध्यारोपित हो रही है, और यहाँ पे दोनों का आयाम अगर समान हो तो जो रिजल्टेंट बनेगी, जो हमारे पास नई तरंग आएगी उसका जो आयाम आएगा वो जस्ट डबल आएगा। मतलब हमारे पास जो रिजल्टेंट तरंग बनेगी उसका आयाम डबल हो जाएगा। इस प्रकार का अध्यारोपण जो है या इस प्रकार का जो व्यतिकरण है उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब दो तरंगें जिनका आयाम समान हो, समान कला में अध्यारोपित होती हैं, तो जो परिणामी आयाम होता है वो डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। इस प्रकार की व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब हमें एक्चुअली क्या होता है, जब प्रकाश की तरंगें अध्यारोपित होती है तो उनका व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण होगा तो आयाम बढ़ेगा, विनाशी होगा तो घटेगा, लेकिन हमें आयाम दिखाई नहीं देता। प्रकाश तरंगों में हमें आयाम दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें प्रकाश की तीव्रता के बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हम किसी कमरे के अंदर बैठे तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता कम है, कमरे के बाहर जाते हो हमें पता चलता है कि वहाँ प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है। मतलब हमें प्रकाश के आयाम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन हम ये पता जरूर लगा सकते हैं कि कहाँ प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है और कहाँ प्रकाश की तीव्रता कम है। बोर्ड पे आपको यहाँ पे एक ब्राइट कलर का पॉइंट दिख रहा होगा ना, तो वहाँ प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है और बोर्ड के बाकी पोर्शन में प्रकाश की तीव्रता कम है। तो प्रकाश की तीव्रता के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, आयाम हमें दिखता नहीं है लेकिन तीव्रता हमें दिखाई देती है। तो ये तो हमें पता चला कि जब हम समान कला में तरंगें अध्यारोपित होती है तो उस स्थिति में इनके आयाम डबल हो जाते हैं, परिणामी तरंग का आयाम बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। इसी को हम संपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसमें आयाम जुड़ता है, हमेशा आयाम ऐड होता है, ठीक है। लेकिन हम इसी को हम बात कर लेते हैं तीव्रता के रिलेशन में, तो तीव्रता किस प्रकार से होगी वो देख लेते हैं। इसको रफ कर देता हूँ मैं, संपोषी व्यतिकरण की ही हम बात कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं तीव्रता की गाइस, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और cos 5। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन होती है जो अपन फाइंड आउट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर अगर संपोषी व्यतिकरण होगा तो समान कला में अध्यारोपित होगी, मतलब इनके बीच कालांतर या तो 0 होगा, 2π होगा, 4π होगा, समथिंग। सो अपन इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। से यहाँ पर फाई का मान हम ले लेते हैं 0, मतलब समान कला में मान लेते हैं। इन दैट केस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 एंड cos 0। अगेन cos 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1, सो cos 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। क्लियर। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे वापस I1 ही आएगा, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। तो ये वापस क्या फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू ए की जगह अंडर रूट I1 और प्लस बी की जगह अंडर रूट I2 और उस पूरे का होल स्क्वायर। ये मेरे पास संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता आती है।
यानी जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है तो जो रिजल्टेंट तरंग की तीव्रता आएगी वो आएगी √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम वही कंसिडरेशन करते हैं, मान लेते हैं कि जो दो तरंगे अध्यारोपित हो रही है उनके आयाम समान है, और अगर इनके आयाम समान है तो इनकी आवृत्ति भी समान होगी, इनकी जो तीव्रता है वो भी समान होगी। तो अपन कंसिडरेशन करते हैं दैट इफ A1 is equal to A2 is equal to A, अगर इनके आयाम समान हैं, इन दैट केस I1 is equal to I2 is equal to IA मान लेते हैं, या इसको मैं I0 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर इनके आयाम समान होंगे तो इनकी तीव्रताएं भी समान होगी, और उन दोनों समान तीव्रताओं को मैं I0 मान लेता हूँ। इन दैट केस मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी I कितनी आएगी? इन दैट केस I इज इक्वल टू आ जाएगा √I की जगह I0 प्लस √I2 की जगह भी I0 और इसका होल स्क्वायर, I1 की जगह I0, I2 की जगह I0 होल स्क्वायर, √I0 और √I0 2 √I0, क्या आ जाएगा 2 √I0 का होल स्क्वायर। I इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, अंडर से स्क्वायर कैंसिल, यह आ जाएगा 4I0। यानी क्या मतलब है कि जब दो तरंगे जिनके आयाम समान हो समान कला में अध्यारोपित होती है यानी संपोषी व्यतिकरण करती है, तो हमने ये देखा कि इनके आयाम तो डबल हो जाते हैं। R बराबर आया था 2A, मतलब आयाम तो डबल हो जाता है लेकिन इनकी तीव्रता 4 गुनी हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संपोषी व्यतिकरण में आयाम तो डबल होता है लेकिन अगर आयाम समान है दोनों तरंगों का तो इस स्थिति में तीव्रता 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तीव्रता कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। आयाम कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। इस प्रकार के व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट था गाइस ये। ठीक है, चलिए तो इसको रफ कर देते हैं। इस प्रकार हम बात कर लेते हैं विनाशी व्यतिकरण की, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस पूरे को रफ कर देते हैं गाइस। चलिए हम बात कर लेते हैं विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेसिकली क्या, जिसमें तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। विपरीत कला से मेरा मतलब है कि फाई का मान या तो पाई हो सकता है, या 3 पाई हो सकता है, या 5 पाई हो सकता है, सो ऑन 2n+1 पाई हो सकता है। अगर इस प्रकार का कालांतर है तो वो विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। तो हम बात कर लेते हैं रिजल्टेंट वेव का। जो हमारे पास एम्पलीट्यूड आया था, जो हमारे पास रिजल्टेंट तरंग बनी थी, उसका एम्पलीट्यूड होता है, उसका आयाम होता है √A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi। यही था। अब यहाँ पे फाई का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पाई ही मान लेते हैं। इन दैट केस इफ फाई इज इक्वल टू पाई, मान लेते हैं तरंगे उनके बीच कालांतर पाई का है, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा √A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi। cos phi का मतलब है cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, सिंस cos pi इज इक्वल टू -1। सो इन दैट केस R इज इक्वल टू आ जाएगा A1² + A2² + 2A1 A2, और इसकी जगह आ जाएगा -1। इस -1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दैट केस R इज इक्वल टू √A1² + A2² - 2A1 A2। ये आ जाएगा मेरे पास। ये किसकी इक्वेशन दिख रही है? ये आ जाएगा A² + B² - 2AB होता है A - B का होल स्क्वायर। सो R इज इक्वल टू आ जाएगा A1 - A2 और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। R बराबर आ जाएगा A1 - A2। तो हमने क्या देखा कि संपोषी व्यतिकरण में आयाम जुड़ते हैं, विनाशी व्यतिकरण में आयाम घटते हैं। ठीक है, अगर एक तरंग का आयाम 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 2 सेंटीमीटर है, तो 5 में से 2 गया, 3 सेंटीमीटर ही रिजल्टेंट तरंग का आयाम बनेगा।
अगर यहाँ पे दोनों आयाम समान हो, इंपॉर्टेंटली देखिए, अगर दोनों आयाम समान हो तो रिजल्टेंट आयाम कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो हम क्या देखते हैं, सिचुएशन इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, दोनों जो तरंगें अध्यारोपित हो रही है उनके आयाम अगर समान हो, इन दैट केस r इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस a इज इक्वल टू 0, यानी उस स्थिति में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा मेरे पास वेव का वो 0 आएगा, और इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको समझ लेते हैं बाय डायग्राम। मान लेते हैं हमारे पास एक वेव दे रखी है, वो इस प्रकार से है, ठीक है, ये फर्स्ट वेव है। दूसरी तरंग जो है वो इसकी विपरीत कला में है और समान आयाम की, विपरीत कला मतलब स्टार्ट तो यहीं से होगी लेकिन नीचे उसका आयाम या विस्थापन होगा, ठीक है। तो दूसरी तरंग इस प्रकार से होगी। अब दोनों का आयाम समान है लेकिन ये विपरीत कला में है, तो जो रिजल्टेंट आएगा आयाम वो 0 आएगा। 0 आएगा मतलब रिजल्टेंट तरंग ये बनेगी मेरे पास, इस तरह की रिजल्टेंट तरंग बनेगी जिसका कोई आयाम नहीं होगा, ये मेरे पास रिजल्टेंट आएगा। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम कौन सा व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब हमने जैसा पढ़ा कि हमें तरंगों में, प्रकाश तरंगों में स्पेशली आयाम नहीं दिखता, हमें दिखती है उसकी तीव्रता। तो हम इसमें भी तीव्रता को डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपने पैराग्राफ में लिख लीजिएगा, हम बाद में उसकी तीव्रता की डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। हम बात कर रहे थे इसकी इंटेंसिटी की, इसकी तीव्रता की। चलिए तो हम क्या देखते हैं गाइस, इंटेंसिटी की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ फाई। ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी की इक्वेशन है। अगेन इन एंगल या कालांतर फाई का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। फर्ज कर लेते हैं, सिंस फाई इज इक्वल टू मान लेते हैं पाई, इन दैट केस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 2 रूट I2 एंड cos पाई। cos पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज -1, सो इट बिकम्स माइनस ऑफ 1। अगेन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट ऑफ I2 एंड माइनस ऑफ 1। इस -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, becomes I1 plus I2 minus of 2 root of I1 root of I2, alright। अब देखिए इसको अगेन अपन क्या लिख सकते हैं, I1 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का स्क्वायर, क्योंकि ये वापस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिकम्स I1 अगेन, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं रूट I2 का स्क्वायर एंड माइनस 2 रूट I1 रूट I2। अब ये देखिए कौन सी इक्वेशन बन जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन शो करती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो बनेगी उसकी इक्वेशन। अब इसमें भी हम सिचुएशन ये देखते हैं कि अगर दोनों जो तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी सेम हो, अगर उनका आयाम सेम है तो उनकी इंटेंसिटी सेम होगी। सो इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, जो दो तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं उनके आयाम अगर समान हो, इन दैट केस उनकी तीव्रताएं भी समान होगी। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, उनकी तीव्रताएं भी समान होगी। तो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी I इज इक्वल टू इस अंडर रूट I1 की जगह I0, इसकी जगह भी I0, सो याद आएगा अंडर रूट I0 माइनस अंडर रूट I0 का स्क्वायर, और अंडर रूट I0 में से अंडर रूट I0 को माइनस करेंगे, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होगी। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होने का मतलब है कि वहाँ पे तीव्रता होगी ही नहीं, और तीव्रता वहाँ पे नहीं होगी, इसका मतलब वहाँ पे हमें डार्कनेस दिखेगी। क्या दिखेगी, डार्कनेस। देखो इंटेंसिटी 0 का मतलब वहाँ पे लाइट नहीं होगी, वहाँ पे प्रकाश होगा ही नहीं, उसकी तीव्रता 0 होगी, मतलब वहाँ पे डार्कनेस होगी, अंधेरा दिखाई देगा। यानी कि जब दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होगी जिनके आयाम समान हो, तो उस स्थिति में जब वो संपोषी अध्यारोपित होती है, संपोषी व्यतिकरण करती है, तब तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाती है। लेकिन जब वो विनाशी व्यतिकरण करती है तो इंटेंसिटी 0 हो जाती है, मतलब दो प्रकाश तरंगें मिलेगी लेकिन हमें वहाँ पे प्रकाश नहीं मिलेगा, हमें वहाँ पे अंधेरा मिलेगा। इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं, मतलब प्रकाश जुड़कर भी अंधेरा उत्पन्न कर सकता है, ये व्यतिकरण कहता है। तो हमने क्या ब्रीफ में डिस्कस किया इस पूरे सेशन में, हमने ये डिस्कस किया कि जब
संपोषी व्यतिकरण होता है उस स्थिति में आयाम जुड़ता है, विनाशी व्यतिकरण में आयाम घटता है। अगर आयाम समान हो तो संपोषी व्यतिकरण में रिजल्टेंट आयाम दुगना हो जाता है, और अगर आयाम समान हो तो विनाशी व्यतिकरण में रिजल्टेंट आयाम शून्य हो जाता है। अगर आयाम और आवृत्ति या तीव्रताएं समान हो उस स्थिति में जो रिजल्टेंट तीव्रता हमें प्राप्त होती है संपोषी व्यतिकरण में वो 4 गुनी प्राप्त होती है, और वही अगर आयाम समान हो और तीव्रता समान हो तो विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, और तीव्रता शून्य का मतलब वहाँ अंधेरा उत्पन्न होता है। यानी 2 प्रकाश तरंगें भी जब अध्यारोपित होती हैं तो वहाँ पे अंधेरा उत्पन्न कर सकती है, और इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। इससे आगे डिस्कस करेंगे हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।